बहुत सारी चीज़ों का धन्यवाद। एक धन्यवाद तो ये कि ये चर्चा आपने रखी। दूसरा धन्यवाद ये कि जिस स्तर पे आपने इस परिचर्चा का प्रचार प्रसार किया। मैं हर तरफ सुन रहा था कि कुछ लड़के आ रखे हैं इस मीटिंग का प्रचार कर रहे हैं दूर। और तीसरी बात ये, आज संडे है, छुट्टी का दिन है और समय है 3 बजे, जब अधिकांश लोग छुट्टी के दिन ऊँघते हैं, सोते हैं। यहाँ कुर्सियाँ भरी पड़ी हैं और सब सजग हैं। और रवि भाई ने कहा कि मुझे खुशी इस बात की भी है, सफ़ेद सिर वाले कम दिख रहे हैं, और जो काले सिर वाले कुछ ऐसे भी हैं हमारे जैसे जो रंग के साथ काले हो रखे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मुद्दा यही है कि युवा सजग हो रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। 2 तरह की लड़ाइयाँ हैं दोस्तों। एक लड़ाई है पर्यावरण का रोना। ये हो गया है कि पर्यावरण में कुछ लोग इसलिए कूद रहे हैं शुरू से ही कि वो कोई पुरस्कार ले सकें। और सबसे बेमानी की बात अन्यत्र भी होगी, लेकिन पर्यावरण के क्षेत्र में सरकारों से जो पुरस्कार मिल रहा है वो तो सरेआम बेमानी है, सरेआम माफियापन है, सरेआम खतरनाक बात है। उसका क्या असर है? देखिए, किसी को कोई मैनिपुलेट कर रहा है, कोई इनाम मिल रहा है, तो चलो आप हमको क्या परेशानी हो सकती है? नहीं, जिनको इनाम दिया जा रहा है वो इंडोर्स हो जा रहे हैं कि पर्यावरण के ठेकेदार वही हैं। अब वो जो बात करेंगे, जबकि बड़े पर्यावरणवादी जिनको इतना बड़ा इनाम मिल रखा, वो तो ये बात कर रहे हैं तुम तो ऐसी बात कर ही नहीं रहे, वो तो ज़्यादा बड़े हैं, तुमसे ज़्यादा बड़े हैं। तो दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ रही है कि जो इनाम के ठेकेदार हैं, जो घोषित तौर पर तुम्हारे द्वारा जो ऑफिशियल पर्यावरणवादी हो गए हैं, उनकी बात गलत है, इस पर भी जोर लगाना पड़ रहा है। सरकार गलत कर रही है, इस पर जोर तो लगाना ही पड़ रहा है। इस पे भी जोर लगाना पड़ रहा है कि जो तुम्हारे द्वारा घोषित पर्यावरणवादी हैं वो चुप हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुद्दा चुप हो गया। तो इसलिए एक बात ये लड़ाई ये भी लड़नी पड़ेगी कि सरकारों की तरफ से मिलने वाले पर्यावरण के सारे 110% पुरस्कार सबके साथ लंपटबाजी है, बदमाशी है। अभी 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हेमंत भाई ने रखी, और मैं आज बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि पहली बार हम लोग शायद मंच शेयर कर रहे हैं। हालांकि हमने कई लड़ाइयाँ, इनकी लड़ाइयों में कुछ आहुतियाँ हमारी भी रही हैं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि रवि भाई जैसे और हेमंत भाई जैसे लोग मंच पे हैं, और साथ में जन संघर्षों का एक जीता जागता हमारे पास जीवंत व्यक्ति गंगाधर नौटियाल जी हमारे बीच में हैं। और हेमंत अरोड़ा जी, आप लोगों ने जिस तरह से इस बीच ये संघर्ष किया है, बहुत खुशी की बात है। साथियों, 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। विकास बहुत टैक्टिकल चेंज किया गया है पिछले 1 दशक में। हम लोग जब से साथी मिले, हमने किसी भी विकास के परियोजना का विरोध करना बंद किया। हमने ये नहीं कहा, पहले डिनायल होता था। जो भी पर्यावरणवादी पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले बोलते थे ये नहीं बनना चाहिए, ये नहीं बनना है, हमने कहा नहीं बनाओ, नियम भी तुम्हारे हैं, कानून भी तुमने बना रखा है। किसी सड़क को बनाने के लिए निर्धारित जो नॉर्म है वो आपने बना रखे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं उनका पालन करो। हालांकि उस नॉर्म में भी बड़ी खामियां हैं, लेकिन अगर आप उसको पालन करोगे, आप हिल रोड्स में जो कोड ऑफ कंडक्ट है बनाने का, आप उसका पालन करोगे, या आप किसी डैम को बना रहे हो और उसमें आपके द्वारा निर्धारित किए गए नियमों का पालन करोगे, और अगर अक्षर पालन कराने के लिए आप लोग प्रेशर मारेंगे, यकीन माने वो डैम के विरोध बराबर का विरोध है, लेकिन तब आप विकास विरोधी करार नहीं दिए जाएंगे, तब सिरे से आपको नकारा नहीं जाएगा। अब आपका कोई भी एक्टिविज्म बिना अध्ययन के नहीं होना चाहिए, उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। सबसे सरल ये होता है कि अगर हम डैम के विरोध में खड़े हो गए तो सबसे सरल ये होता है कि आपका प्रताड़ित करना, आपको आपके खिलाफ खड़ा कर देना कि आप विकास विरोधी हैं। लेकिन हम तो ये कहते हैं डैम बनाइए, लेकिन ये डंपिंग जोन का क्या करेंगे आप? लेकिन ये जो हेरिटेज साइट्स हैं इनका क्या करेंगे आप? ये तमाम जितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो नियम आपने, हालांकि उनमें भी खामियां हैं, लेकिन उनको अगर आप अक्षर से उसका पालन कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हैं तो हम उसके विरोध में हैं।
वो लगभग उतने ही तीक्ष्ण विरोध है जितना कि सीधे सीधे आके हेड ऑन ले लेना। तो एक तो टैक्टिकल हमने थोड़ा ये परिवर्तन ये किया, ये रवि भाई की बातों से भी आपको लगा होगा, हेमंत की बातों से भी, हम विकास के विरोधी थोड़ी है। आफ्टर ऑल आप आदम व्यवस्था में नहीं रह सकते, आदि मानव की तरह गुफाओं में थोड़ी रह सकते। पहाड़ में भी सड़कें चाहिए, लेकिन उत्तराखंड में पिछले 20-22 साल में 2000 में सन 2000 तक उत्तराखंड में 8000 किलोमीटर सड़क थी। आज वो सड़कें करीब करीब 45-50 हजार किलोमीटर हो गई है। पिछले 20-22 साल में आपने 40-45 हजार किलोमीटर अतिरिक्त सड़क बना दी है। 1 किलोमीटर सड़क बनाने में पहाड़ में स्थापित डाटा है, रिसर्च बेस्ड डाटा है कि 30 से 60 हजार घन मीटर मलबा पैदा होता है 1 किलोमीटर सड़क बनाने में। इस तरह से अगर आप 40-45 हजार किलोमीटर कब देखें तो केवल अकेला सड़क बनाने में आपने उत्तराखंड के पहाड़ों से के ढालों पर करीब करीब 200 से 300 करोड़ घन मीटर मलबा केवल आपने सड़कों से डाल दिया है। और उत्तराखंड में सड़कें, मैं चारधाम की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने जब से चारधाम की रोड की वाइडनिंग की बात हुई होगी, हालांकि उसमें कितना बड़ा वायलेशन हुआ हेमंत ने बता दिया है और हमने भी बराबर इसमें बातचीत हुई है, आप बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा। लेकिन आपने डंपिंग जोन की बात केवल चारधाम वाइडनिंग प्रोजेक्ट के साथ सुनी होगी, जबकि ये प्रावधान, और उसका भी कितना बड़ा वायलेशन हुआ, जबकि ये प्रावधान हर सड़क के बाद साथ होना चाहिए। उत्तराखंड की रोडें दुनिया के सबसे पुरातन पद्धति से बनाई जाती हैं। जेसीबी, जब रोडों की बाढ़ आने लगी एनडी तिवारी जी के ज़माने के बाद, तो इंजीनियर्स ने फील्ड में जाना बंद कर दिया। रोड का अलाइनमेंट तय करता था बेलदार, डेली बेसिस वाला, वो जिसने कभी इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी है, और वो लकड़ी की डंडी से तय करता था अलाइनमेंट। गांव वालों से पूछ के कि तुम्हारा झगड़ा तो नहीं है, 1 महीने में 20-20 रोड एक डिवीजन क्लियर करता था। उसके बाद छोटे छोटे निशान लगाता था। उसके बाद टेंडर होता था, ठेका खुलता है, और उसके बाद जेसीबी लगाया जाता है। असल अलाइनमेंट तय करता है जेसीबी का ड्राइवर, सबसे बड़ा इंजीनियर, जिसने सीधे मलबा उखाड़ा और सीधे ढालू में डाला। और जो अभी हेमंत ने बताया कि पिछले 20 साल में आपने 50,000 हेक्टेयर जंगल खत्म कर दिए। इसमें वो आंकड़े नहीं हैं, पहाड़ जो सड़क बनाते हुए आपने 20 पेड़ काटे, लेकिन उसके बाद जो मलबा ढाल में डाला उसकी वजह से जो 2000 पेड़ टूट गए, जो उसकी पूरी इकोलॉजी डिस्ट्रॉय हो गई, उसका कोई आकलन नहीं है। विश्वास कीजिए, ये बहुत बहुत सेंसिटिव मामला है, बहुत संवेदनशील मामला है, बहुत इमोशनल मामला है। पहाड़ में इरिवर्सिबल डैमेज हो रहा है जो कभी वापस नहीं हो सकता है। आप देखें 2000 के बाद यकायक हमारे यहाँ फ्लैश फ्लड और अचानक बाढ़ और भूस्खलन की संख्या में इतनी वृद्धि कैसे हो गई? 1 to 1 मैच करता है। सड़कों की संख्या में वृद्धि, सड़कों के कंस्ट्रक्शन में बेतहाशा वृद्धि, और डैम्स में बेतहाशा। श्रीनगर डैम ने 2013 में हमने पहली बार ये एस्टेब्लिश किया कि श्रीनगर के डैम के नीचे की तरफ उसने गढ़वाल यूनिवर्सिटी तक उसने करीब करीब 5 लाख घन मीटर मलबा नदी किनारे बिना किसी प्रोटेक्शन के रोक रखा था। एक फ्लैश आया 2013 का, उसने सारा का सारा वो मलबा उठाया और श्रीनगर के निचले वाले क्षेत्रों को दबा दिया, तबाह कर दिया। 2013 की आपदा में इन लोगों की समिति ने यह स्थापित किया कि सारे डैम्स, जितने भी इस रूट पे डैम्स थे, उनके तत्काल बाद, ये संयोग नहीं है, उसके तत्काल बाद नीचे की तरफ को डैमेज सहसा बहुत बड़ा डैमेज दिखा। ये तब विष्णुप्रयाग से शुरू कर दो, ये तब आप कुंड से शुरू कर दो, ये श्रीनगर का कर दो, कहीं से भी शुरू कर दो, डैम के तत्काल बाद डैम के निचले क्षेत्रों में बहुत भयानक तबाही हुई। उसका कारण ये है कि डैम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये औचित्य वाला बड़ा प्रश्न तो है ही है, लेकिन जो डैम के स्थापित नियम है बनाने के लिए, उन नियमों की अवहेलना हुई है बड़े पैमाने का, पर उनका वायलेशन हुआ है, इसलिए ये आपदाएं इतने भयानक तौर पर एग्रीवेट हुई है। आप 7 फरवरी 2021 की आपदा का, ऋषिगंगा के क्षेत्र की आपदा का आपने वर्णन किया। एक अप्रत्याशित घटना थी। एक
ऋषिगंगा के ऊपरी क्षेत्रों में एक बड़ा बड़ा पहाड़ का चंक टूटा, वो नीचे के ग्लेशियर और बर्फ को उसको एकदम उसको नीचे लुढ़काते हुए और एक बड़ा वॉल्यूम नीचे की तरफ को आया थी। ये बड़ी बहुत अप्रत्याशित रेयर घटना थी, लेकिन थी प्राकृतिक घटना। 2021 की 7 फरवरी की घटना एक निहायत प्राकृतिक घटना थी, जिसको कि निहायत डिजास्टर बनाया है मानवीय क्रियाकलाप ने। 2 डैम नहीं होते, -2 डैम कर दो तो वो केवल प्राकृतिक घटना मात्र रह जाती। हेमंत ने कहा है कि उच्च हिमालय क्षेत्रों में, जिसको MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट जिसको कहते हैं जो भूविज्ञान की भाषा में, उसके ऊपर के क्षेत्रों में एक दूसरी विचित्र स्थिति है। उसको MCT एक बड़ी दरार है। जैसे यहाँ से जाएंगे आप अलकनंदा घाटी में तो हेलन, यहाँ से भागीरथी वैली में जाएंगे तो भटवाड़ी, इन क्षेत्रों के ऊपर की तरफ को जो यहाँ करीब 3,3500 मीटर तक पुराने, जब ग्लेशियर आज से 20,000 साल पहले जब ग्लेशियर यहाँ नीचे तक रहे होंगे, तो उन ग्लेशियरों का मलबा इन घाटियों में बेतहासा लूज मलबा बेतरतीब पड़ा हुआ है। और वो मलबा अगर इस तरह की मौसमी चरम घटनाएं, जैसे हेमंत ने कहा कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये घटनाएं बढ़ रही हैं, इन घटनाओं की दशा में जैसे केदारनाथ में 2013 में हुआ कि वो लूज मटेरियल ही तो था वो ग्लेशियर का जो नीचे की तरफ को लुढ़का, ये लुढ़कता है। और हाइड्रो पावर जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, उन क्षेत्रों में जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो खत्म होंगे, वो कभी पूरे नहीं होंगे। मैं आज लिख के तौर पे मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, भूविज्ञानी हूँ साधारण सा, मैं कह रहा हूँ तपोवन परियोजना कभी भी पूरी नहीं हो सकती। अंडर कंस्ट्रक्शन ही 3 बार डैमेज हो चुकी है। और क्योंकि उच्च हिमालय क्षेत्रों में इतना ज़्यादा लूज मटेरियल है कि थोड़ा भी अतिवृष्टि की दशा में वो लूज मटेरियल नीचे को लुढ़कता है और सारा डैमेज कर देता है। तो एक बात कम से कम सरकारें माने कि उच्च हिमालय क्षेत्र में MCT के नॉर्थ में, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नॉर्थ में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनने बंद हो जाने चाहिए, बिल्कुल ब्लैंकेट बैन कर देना चाहिए। ये विज्ञान कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे, ये एक्टिविज्म नहीं कह रहे, ये विज्ञान की फाइंडिंग करी है। इसके लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। आप जाइए घाटियों में बेतहाशा करोड़ों टन मलबा खला बिखरा पड़ा हुआ है। ग्लेशियर बहुत तेजी से अब भी पीछे जा रहे हैं, हर साल लूज मटेरियल पीछे छूट रहा है, जिसको हम हिमोड अवसाद मोरेन्स कहते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। इसके लिए 2-3 चीज़ें हैं जो यहाँ, जो मुझे बड़ी खुशी है कि यूथ इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे है, सुनने के लिए आया है कि बेटा ऐसा है कि एक तो अध्ययन बहुत ज़रूरी है, दूसरा तुम्हारे नेटवर्क। देखो अब एक्टिविज्म का तरीका बदलना चाहिए। जो एक्टिविज्म करता है उसमें एक विशेष टेंडेंसी ये भी होती है कि वो अध्ययन से पलायन करता है। बिना अध्ययन के एक्टिविज्म मतलब नथिंग, जस्ट फॉर नथिंग। ये तो उस तरह का लेवल है कि चस्पा इनको कुछ मतलब नहीं है, ये विरोध कर देते। नहीं, अध्ययन के साथ विरोध होगा तो आप चुप करा दोगे। हर मंच पर जो मंच मिले, जहां मिले वहां हिमालय की बात करो, विकास की बात करो, लेकिन संवेदनशील विकास की बात करो। टेरेन के जैसे कैरिंग कैपेसिटी की बात करें। आपको पता है कि हिमालय को कहा जाता है इट्स ए व्हाइट स्पॉट ऑन द ग्लोब। इट मीन्स व्हाइट स्पॉट मीन्स लैक ऑफ डाटा। द हिमालय टेरेन इज द ओनली टेरेन, वन ऑफ द टेरेन्स ऑफ द ग्लोब जिसमें कि डाटा, प्राइमरी डाटा नहीं है। इसमें न तो डिस्चार्ज, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि किसी भी नदी का कन्विंसिंग डिस्चार्ज डाटा आपके पास आज तक नहीं है। बेसिक चीज, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको एक कन्विंसिंग डाटा चाहिए कि मिनिमम फ्लो कितना होता है इस रिवर का और मैक्सिमम कितना हो सकता है। ये आपके पास नहीं है किसी भी रिवर का। और उसके बाद टिहरी डैम बन रहे हैं, उसके बाद श्रीनगर डैम बन रहे हैं, लखवाड़ डैम बन रहा है, कई डैम बन रहे हैं, दुनिया भर के डैम बन रहे हैं। ये दुनिया का पहला देश है जो बिना प्राइमरी कन्विंसिंग डाटा के इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को अंजाम देता है। बहुत सारी चीज़ें बोली जा सकती हैं, लेकिन इसका मेरे अभी नौटियाल जी भी बोलेंगे। मुझे कहीं जाना भी था, मैंने इसलिए माफ़ी मांगी इनसे और मैंने कहा कि मुझे कहीं जाना भी है। मैं ये दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने सुना होगा कि इस साल का मार्च 2022 122 साल में पिछले 122 साल का सबसे गर्म मार्च था। जो मौसम में बदलाव और जो ग्लोबल वार्मिंग है,
ये फार रीचिंग बात नहीं है, धीरे धीरे प्रोग्रेसिव नहीं हो रहा है, हर साल कंसिडरेबल चेंज आ रहा है। ये ऐसी आपदा है जो गले पे तलवार लेके खड़ी है, और हमारा सारा सिस्टम, हमारे कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो लोगों को सेंसिटाइज कर सके, मोबिलाइज कर सके, और ताकि ये सरकारों के इश्यू बने, ताकि ये राजनीतिक पार्टियों के इश्यू बने, ताकि ये शादी ब्याहों के इश्यू बने, मेला खेलों के इश्यू बने। आपका अगर अस्तित्व तो नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि हनुमान चालीसा और कुरान और क्या कहते हैं अजान के नाम पर पूरा देश मोबिलाइज हो जा रहा है। और जो अस्तित्व की सबसे बड़ी बात है, जो आपके बच्चों के सांसों के जिसमें हिसाब है, उनके लिए दुनिया मोबिलाइज नहीं हो रही है। इससे बड़ा दुख क्या होगा कि आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं। कमाल ये है कि आपको फिर भी यकीन नहीं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे आज इस बात की बड़ी खुशी हुई है, और सच में बहुत समय बाद मैंने ऐसे देखा है कि इतना सारा यूथ एक साथ इतना सेंसिटिव तरीके से, बहुत सिंसियरिटी के साथ चीज़ें सुन रहा है। आगे भी हम लोग इस तरह की बातें रखेंगे। मुझे कहीं जाना भी है, मैं बहुत जल्दी में हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद।